ओके चलिए हर्षदा, आज थोड़ा सा एक बिटर स्वीट है मूड। मतलब नीरज चोपड़ा ग्रेट चैंपियन, सबको सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए हर कोई एक बस एज्यूम कर रहा था कि गोल्ड जीता था और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहे हैं कि कल भी गोल्ड जीतेंगे, लेकिन ये स्पोर्ट्स है, ये इसी तरीके से चलता है। और एक चीज मैं कहूंगा, मैं कल देख रहा था रात को, ऑब्वियसली आई थिंक हम सभी देख रहे थे वो मैच। अरशद नदीम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। आई थिंक एक सुपर ह्यूमन एफर्ट। कई बार ऐसा होता है जिसमें आप बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन आपको सामने वाले को देखकर कहना होता है कि नहीं, आप समहाउ उस दिन हमसे थोड़े बेटर थे। आई थिंक और अरशद और नीरज तो काफी अच्छे दोस्त भी हैं, तो एक दूसरे के लिए वो एक दूसरे की सक्सेस को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। तो ठीक है, एक चीज खुशी की है कि दोनों मेडल्स साउथ एशिया को आए, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये था कि काश दोबारा गोल्ड मिल जाता, नहीं मिला, लेकिन सिल्वर मिला नीरज चोपड़ा को, तो उनको बहुत बहुत बधाई। हॉकी में भी ऑफ कोर्स ब्रॉन्ज मिला। अब बस ये है कि इस बार हमारी गोल्ड की जो तमन्ना थी अब वो रह गई, क्योंकि बस यही दो एक्सपेक्टेशन थी, या तो हॉकी में मिल जाता या फिर नीरज चोपड़ा ले आते। लेकिन फिर भी नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई, और बहुत शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका खुद का इस साल का बेस्ट था ये। इट्स जस्ट दैट कि वो अरशद पता नहीं कल क्या फॉर्म में थे जो उन्होंने 2 बार इतना शानदार थ्रो कर दिया। Anyway, ये सब चलता रहेगा। अनुज, एक चीज आपने भी नोटिस की होगी, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे 7 बजे में, इस पर्टिकुलर कंपटीशन में अरशद फॉर्म पूरी तरह से फॉर्म में आना, नीरज चोपड़ा ने भी एक अच्छा खासा कंपटीशन दिया, कुछ ऑफ कोर्स फॉल्ट्स हुए, लेकिन दैट हैपेंस इतने प्रेशर में। लेकिन हर एथलीट उस फाइनल में अपने आप को बस बेटर ही कर रहा था। अगर इस तरह का परफॉर्मेंस आपने 2024 में देखा है, आप 2020 में डेफिनेटली एक मेडल जीतते, इवन इन द लास्ट रंग में। वो स्टैट्स साफ कह रहे हैं कि सारे एथलीट्स ने अपने आप को इतना पुश किया है, और जैवलिन थ्रो का लेवल ऑफ कंपटीशन पेरिस ओलंपिक्स में एक नई ऊंचाई पर आकर पहुंचा है। बिल्कुल हर्षदा, मैं एक चीज कहूंगा, ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें आई थिंक अरशद नदीम खास तौर से बहुत शानदार प्लेयर है। मैंने उनको भी काफी टाइम से फॉलो किया है, और 1-2 बार अनलकी भी रहे हैं वो। इस बार देखिए, इस बार उनका दौर था, उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए हमें, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि हर खिलाड़ी जो है वो अपने देश के लिए अच्छा बेस्ट से बेस्ट करना चाहता है। और कई बार आपका बेस्ट जो होता है वो इनफ नहीं होता, क्योंकि कोई जो दूसरा प्लेयर है वो शायद उससे ज्यादा सोच कर आया। एक इंटरेस्टिंग कोट था बॉनी ब्लेयर का, जो अमेरिकन स्पीड स्केटर थे और 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने कहा था, विनिंग डजंट ऑलवेज मीन बीइंग फर्स्ट, विनिंग मीन्स you're doing better than you've ever done before। तो आई थिंक नीरज चोपड़ा अपने इस चीज को लेकर काफी खुश हो सकते हैं कि जो उनका परफॉर्मेंस था वो बहुत शानदार था। ठीक है, अब कोई और था जो उससे भी शानदार परफॉर्मेंस कर गया, तो ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। इट्स एक और कोट है मेरे पास ब्रॉन्ट बैरेट का, जो ऑस्ट्रेलियन स्विमर है और 2008 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इट्स नॉट अबाउट विनिंग एट द ओलंपिक गेम्स, इट्स अबाउट ट्राइंग टू विन। ट्राई टू विन वो सबने किया, और तो बिल्कुल। और एथलीट्स, देखिए एथलीट होना आसान नहीं। हम लोग I completely agree। अपना जिम का डिसिप्लिन एक मतलब 2 महीने भी कैरी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एथलीट्स को क्या क्या करना पड़ता है। आई थिंक विनेश फोगाट का जो हार्ट ब्रेक था, एथलीट्स जो हैं वो डिजर्व करते हैं हमारा पूरा सपोर्ट। और ठीक है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, और हमें टाइम लगेगा टू इवॉल्व एज अ मेडल विनिंग कंट्री, ठीक है ना, ये फैक्ट है। लेकिन धीरे धीरे होगा, वो धीरे धीरे होगा। आई थिंक और 15-20 साल के बाद शायद हम लोग 10-12 गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश कर रहे होंगे, वो टाइम भी आएगा, बस हमको उम्मीद नहीं छोड़नी। चलिए हर्षदा, मार्केट की बात करते हैं जी। और मार्केट में मैं कुछ क्यूज रखने चाह रहा हूं। पहला क्यू तो ये है कि कल हम क्लोजिंग में बात भी कर रहे थे कि मार्केट ने कल लॉन्ग्स को ट्रैप करा, लेकिन अगर आज आप शॉर्ट कैरी करके जाएंगे, हो सकता है कल शॉर्ट्स को ट्रैप कर दे, और आज वही होने वाला है। अगर आप शॉर्ट कैरी करके गए, आज मार्केट आपको खुलते ही ट्रैप करेगा। यूएस मार्केट ने एक बहुत शानदार हायर लो बनाया है, और ये बात हमारी हुई भी थी कि यूएस मार्केट में बॉटमिंग आउट के साइन है। और मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा था ये बात, मैं विक्स के पर्सपेक्टिव से कह रहा था। जो विक्स जिस तरीके से 60 के ऊपर पहुंच गया था, उसके बाद वो जो नीचे आया था, तो वहां पर क्लियर कट साइंस थे कि जो यूएस मार्केट है वहां पर भी एक हायर सॉर्ट ऑफ लो बना है। तो ये एक अपने आप में एक मार्केट के लिए एक अच्छी चीज है।
उसके अलावा जो क्यूज आपके सामने हैं उसमें सॉरी मैं हाँ, जो यूएस का डेटा था उसकी बात हो रही थी, तो जो जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा था वो थोड़ा सा रिवर्क हुआ है। आई थिंक उसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक कमेंट्री पढ़ रहा था मैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि जो यूएस मार्केट में रिसेशन के फियर्स हैं ये ओवरब्लोन है, ये शायद थोड़ा सा फेड के ऊपर प्रेशर डालने की टैक्टिक है या थोड़ा सा ओवरब्लोन है, और एक्चुअली यूएस में रिसेशन आने वाला है नहीं। हमने रिसेशन के नॉइजेस पहले भी सुने थे, रिसेशन नहीं आया था, इस बार भी रिसेशन के सिर्फ नॉइज हैं और शायद रिसेशन नहीं आएगा। और नैस्डैक ने लीड किया सर्च को, और क्योंकि कल इंडियन आईटी निफ्टी आईटी एकदम लो पे बंद हुआ था, आज मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी आईटी स्टॉक्स में। उसका एक और एग्जांपल है क्रूड प्राइसेस। क्रूड प्राइसेस वापस जंप हुए $79 पर आए क्योंकि अगेन रिसेशन पीरियड थोड़े कम हुए, तो ये एक अपने आप में आईटी स्टॉक्स के लिए एक एल्गो पॉजिटिव है। तो आज मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट फर्स्ट आवर बिलोंग करेगा आईटी को, उसके बाद अगर बैंक्स भी ज्वाइन कर ले समहाउ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। और एक चीज, एफआईआई की जो पोजीशनिंग थी अब वो भी काफी लाइट हो गई है, अब वो ऑलमोस्ट इवन लेवल पर आ गए, हम 15,000 नेट लॉन्ग पर आ गए हैं। आई थिंक पीक पे करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट था मेरे ख्याल से, तो वो एक क्लियरली मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, बड़े ट्रेंड पे ध्यान दीजिए, बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव साइड का है, और हमेशा मार्केट ने उन लोगों को रिवॉर्ड किया है जिन्होंने डिप को बाय किया है। और अगर आपका व्यू है अगले 4-5 साल का, जो मैं बार बार कहता हूं, अगले 4-5 साल का व्यू है, तो आप निफ्टी को सोचिए, इमेजिन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए 50,000 की निफ्टी। अब अगर 50,000 की निफ्टी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप 23,500 पे लें या 24,500 पे लें, फर्क उनको पड़ता है जो 9.25 से 3.5 के बीच में ही पैसा बनाना चाहते हैं। सारी तकलीफ इस मार्केट में ये है कि सबको बस उसी दिन अपने बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचिए और थोड़ा सा भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करके हर डिप्स पे बाय करिए। तो ये वो मार्केट है जो आपको मौके दे रहा है डिप पर खरीदने के। आज किन स्पेसिफिक लेवल्स पर आपने जोर देना है उस पर आएंगे, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट की बात अनुज कह रहे थे कि देखिए आज आईटी कंपनियों का दिन रहेगा क्योंकि नैस्डैक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्च देखने को मिला है। आपके लिए वो डेटा पॉइंट रख देते हैं कि कल जब हम भारतीय बाजार क्लोज कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स कहां पर ट्रेड कर रहे थे, और आज सुबह में जब हम लौट कर आए हैं उनके सत्र के बाद क्या इशारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तब आपके डेटा में आपको ध्यान में आएगा कि एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिला है। डाउ फ्यूचर्स, एस&पी, नैस्डैक फ्यूचर्स सब पॉजिटिव हैं, लेकिन आप डिफरेंस देखिए, कल हम जब वाइंड अप कर रहे थे मार्केट को 38,780 पर डाउ ट्रेड कर रहा था, आज सुबह में 39,600 के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही तस्वीर नैस्डैक की भी उभर कर आई है। 17,947 वाला अब आपको 18,562 के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो कल मोमेंटम आया, कुछ डेटा पॉइंट्स की बदौलत आया। एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ है, किन स्टॉक्स ने लीड किया है, उस सब का एक क्विक चेक नीरज जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, तो ले लेते हैं। एक जोरदार सत्र उभर कर आया, एक अच्छा पुल बैक ट्रेड है, लेकिन नीरज जी वो सवाल अभी भी रहता है ना कि स्पेशली इस ऐसे वीक जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है ग्लोबल मार्केट्स में, 3.5% दोनों डाउ निफ्टी जैसे की इंडाइसेस नीचे हैं। कल के पुल बैक में क्या ऐसे साइंस है कि सस्टेन कर सकता है वो मूव? तो इसको समझने के लिए जो कल डेटा आया है उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कल जॉबलेस क्लेम का नंबर आया जो हमेशा आता है वीकली जॉबलेस क्लेम ये दिखाता है कि 2,33,000 लोगों ने डोल के लिए अप्लाई किया, बेरोजगारी भत्ते के लिए। अनुमान था कि ये नंबर 2,40,000 होना चाहिए, और ये पिछले उससे पहले जो नंबर आया था हफ्ते का 2.5 लाख था, उससे कम है। अब आप इस नंबर को समझिए, पहले ये था कि बुरा नंबर आए तो अच्छा है, यानी अगर और ज़्यादा बेरोजगारी हो जाती है तो मार्केट खुश होता था जी। कल वो उस पर खुश नहीं हुआ, कल वो इस पर खुश हुआ कि एस्टिमेट 240 से नीचे आया है, यानी कम लोग बेरोजगार हुए हैं। तो उनको लग रहा है कि हमारी इकॉनमी में जो फियर था कि बहुत जल्दी रिसेशन आ रहा है वो नहीं आ रहा है। कहने का मेरा सेंस है कि मार्केट अगर इतना ट्रिगर हैप्पी है कि हर एक घंटे में एक नया ट्रिगर आप ढूंढ रहे हैं, तो फिर मार्केट में प्रॉब्लम लगती है मुझे, क्योंकि हर घंटे में एक नया ट्रिगर आप ढूंढ रहे हैं। कल तक आप दुखी थे तो खुश थे, आज खुश हैं तो दुखी हैं। ये हुआ कल मार्केट में, और मार्केट ने इस नंबर पे बहुत शानदार रिस्पांस दिया, बहुत बढ़िया रिकवरी कल हुई, सारे पूरे क्रॉस द मार्केट हुई। छोटे बड़े स्टॉक्स, लीड टेक्नोलॉजी वाले कर रहे थे, ओल्ड इकॉनमी में 700 पॉइंट डाउ चल के आया। एक और अच्छी खबर आई कि येन कैरी ट्रेड 75% ख़त्म हो गए हैं। JP मॉर्गन ने बाकायदा
बोला कि दुनिया भर के जो 25% के येन कैरी ट्रेड बचे हैं, तो वो भी एक डर खत्म हो गया कि वहाँ से अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये 2 रीज़न थे जिसने मार्केट को खींच के एकदम ऊपर पहुँचा दिया। और बल्कि S&P ने तो नवंबर 22 के बाद सबसे बढ़िया एक दिन की रैली दिखाई है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपका जो सवाल है कि क्या ये सस्टेन करेगा, ऐसा हमने इस पिछले एक हफ्ते में 2-3 बार देखा है कि सस्टेन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि दूसरा ट्रिगर चाहिए उसको सस्टेन कराने के लिए, विच इज़ नॉट देयर। जापान कह रहा है कि हमारे मिनट्स में लिखा हुआ है कि हम फिर से बढ़ाएंगे रेट, मैटर ऑफ टाइम है, जब उनकी अगली पॉलिसी होगी तो वो फिर करेंगे वो। इस बीच में मार्केट, जैसे अनुज कहते हैं, ट्रेडर्स के लिए अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, इन्वेस्टर्स के लिए अलग है, तो दोनों को मिक्स करके देखो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपसे सुबह कहा था कि मुझे 50-50 लगता है सस्टेनेबल में, तो अब इसमें मैं कोई व्यू नहीं बना। तो फिर आप डिपेंड करता है कि आप ग्लास हाफ फुल देखना चाहते हैं हाफ एम्प्टी? नहीं, मैं तो सिर्फ ग्लास देख रहा हूँ। अब मैं दिन के दौरान देखूंगा कि सस्टेन होता ही नहीं होता, लेकिन ट्रिगर हैप्पी है, तो छोटा सा ट्रिगर था तो मार्केट रन कर गया। लेकिन अच्छा ट्रिगर था। पॉजिटिव ट्रिगर्स आर ऑलवेज वेलकम। वैसे हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही पेनफुल हफ्ता रहा। फाइनली फ्राइडे आ चुका है। आपको याद होगा सोमवार का वो सत्र जहां पर एक सिरे से बिकवाली बढ़ी। हम ऑफ कोर्स वो एक ब्लैक मंडे साबित हुआ था, उससे कुछ रिकवर हुए हैं, लेकिन आपको ये डेटा पॉइंट दिखाई दे रहा है पिछले थर्सडे से। थर्सडे ओके सेशन था, उसके बाद फ्राइडे में वो सेल साइड की पोजीशंस आना शुरू हुई, मंडे को वो और डीपन हुई, ट्यूसडे तक मामला तभी भी दबाव वाला था, थर्सडे को एक पुल बैक ट्रेड और कल वेंसडे को एक पुल बैक ट्रेड और कल थर्सडे को हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली। लेकिन सवाल है ये फ्राइडे, फिर हम ये जो एक हल्की सी तेजी आई थी वेंसडे को, उसी को एम्यूलेट करेंगे या नहीं? ट्रेड सेटअप स्पेशली क्या कह रहा है कल के सेशन को देखने के बाद और आज सुबह में वो ग्लोबल क्यूज समझने के बाद? अनुज, क्या लग रहा है, एक पुल बैक की तैयारी दोबारा हो सकती है? बिल्कुल, 250 पॉइंट तो खैर गिफ्ट निफ्टी ऊपर है आज तक। और देखिए, ऑप्टिमिस्टिक कहेगा कि ग्लास हाफ फुल, पेसिमिस्टिक कहेगा ग्लास हाफ एम्प्टी, अपॉर्चुनिस्टिक जूस डालेगा ग्लास में और पी जाएगा। मैं जूस यूज कर रहा हूँ, आप कोई और भी उसमें चाहे तो अजम्पशन कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, ट्रेड सेटअप की जहां तक बात है, ट्रेड सेटअप में एक चीज तो बहुत क्लियर है, इस मार्केट में एफआईआई सेल कर रहे हैं, हमको सबको पता है, लेकिन एफआईआई की सेलिंग की जो इंटेंसिटी है ना, वो हर रोज दिन ब दिन कम हुई है। आप मंडे को देखिए, मंडे को 10,000 करोड़ की सेलिंग थी, आई थिंक अगले दिन 5-6 हजार करोड़ की सेलिंग थी, उसके बाद हमने 3,000 करोड़ की सेलिंग देखी थी, कल 2,500 करोड़ की सेलिंग थी। कल मार्केट क्यों नीचे हुआ कि कल फॉर सम रीजन, अब मुझे पता नहीं क्या था वो रीजन, फॉर सम रीजन कल डीआईआईज ने उतना कॉम्पेंसेट नहीं किया जितना डीआईआईज रोज करते आए हैं एफआईआई की सेलिंग का। कल डीआईआईज ने सिर्फ 500 करोड़ खरीदा, जबकि एफआईआईज ने 2,600 करोड़ बेचा। तो जो डिफरेंशियल है उसकी वजह से मार्केट गिरा। और उसमें भी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मेनली कल आईटी स्टॉक्स गिरे थे। एक्स ऑफ आईटी स्टॉक्स मार्केट ठीक ठाक था, कल खराब नहीं था मार्केट। बैंक निफ्टी तो ग्रीन में बंद हुआ था, मिड कैप में भी ठीक है, इंडेक्स भले नीचे बंद हुआ, लेकिन ब्रेड को इतनी खराब नहीं थी। तो सेटअप ठीक है। आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में, अच्छा और एक चीज हमेशा मैं कहता हूं, अगर एफआईएस की कैश में सेलिंग हो, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग हो और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग हो, तो अगले दिन ताबड़तोड़ रैली आती है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,900 करोड़ बिके और स्टॉक फ्यूचर्स में 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। 10,000 करोड़ की सेलिंग स्टॉक फ्यूचर्स में हुई है, मतलब आज स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि बड़ा गैप अप मिल रहा है आपको। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज्यादा सेलिंग हुई कल, वो विजिबल था स्क्रीन पर, क्योंकि कल निफ्टी ज्यादा वीक था कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और उसका एक बड़ा कंपोनेंट निफ्टी आईटी। और पिछले 4-5 दिन का ट्रेंड आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, लगातार सेलिंग हो रही है। कल भी 32,000 लॉन्ग काटे एफआईआईज ने और 17,000 शॉर्ट्स ऐड करे सिस्टम में। जब भी सिस्टम में शॉर्ट्स ऐड होते हैं, वो हमेशा मार्केट को रैली करने का एक मौका प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए 51% लॉन्ग पर हैं हम, और सिर्फ 15,000 लॉन्ग रह गए हैं सिस्टम में, जो एक टाइम पे 4 लाख था। इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर आया, पुट कॉल रेशियो भी कोई बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में नहीं है, 1.04 पर है वर्सेस 0.88। मुझे लग रहा है कि इसमें स्कोप है थोड़ा और ऊपर आने का। हाँ, बैन का एक मामला है जो मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है। बैन में एक और स्टॉक कल ऐड हो गया, अब 11 स्टॉक हो गए, पीएनबी ऐड हो गया। लेकिन सेटअप जो है हर्षता, वो आज प्योर एंड प्योर शॉर्ट कवरिंग है। मुझे लग रहा है आज बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में। हाँ, बस एक चीज है, इस मार्केट में आप चेज मत करिए। आपको इस मार्केट में, जैसा मैं 2-3 दिन से एक व्यू ले रहा हूं,
पोजिशनली लॉन्ग रहना होगा इस मार्केट में और एक स्टॉप लॉस लगाना होगा सिस्टम में, वो 23,894 के आसपास का डीप है स्टॉप लॉस। लेकिन देखिए क्या होता है, स्पेशली आज के गैप के बाद और ज्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन क्या होता है अगर आप बड़े रिवॉर्ड के लिए प्ले कर रहे हैं जैसे 25,500 या 26,000 के लिए, तो उतना तो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन मेरा व्यू अभी भी यही है जो मैं 2-3 दिन से ले रहा हूं, वो कम गिरेंगे ज्यादा चलेंगे, एक तो वो, और दूसरा ये कि पोजिशनली लॉन्ग रहना है इस मार्केट में विद व्यू कि अगस्त में आप ऑल टाइम हाई हिट करेंगे। और ये मैं व्यू अपना इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है, ये व्यू मेरा कल भी था। ये इनफैक्ट यहाँ से पुल बैक की शायद उम्मीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही, खासतौर से आज के ताजा ग्लोबल क्यूज के मद्देनजर। लेकिन अनुज, फिर निफ्टी के लिए खास तौर से कंसिडरिंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा है, किन लेवल्स पर आपको लग रहा है आज वो इंपॉर्टेंट ट्रेड बैठता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कल भी हमने अटेम्प्ट किया था ऊपर की तरफ 24,300 और फिर 24,080 लोअर एंड ऑफ द ट्रेड था। क्या इस रेंज को ब्रेक करके हम 400 की तरफ जा सकते हैं? देखिए अर्चना, बिल्कुल बहुत सही सवाल है आपका। एक तो है व्यू और एक है मार्केट का रिएक्शन। मेरा मानना यह है कि आज मार्केट का एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अगर मार्केट पास हो गया तो फिर उसके बाद मार्केट नहीं रुकेगा, लेकिन आज का अगर टेस्ट फेल हुआ तो फिर एक स्टेप आपको बैक लेना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस 24,300 से 24,350 जहां कल के हाईस प्लेस्ड हैं, जहां मंडे से हम कोलैप्स होना शुरू हुए थे, लेकिन ये वो जोन है जहां पर मुझे लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर खुलने वाला है। तो इसके लिए अगला जो जोन है वो ज्यादा जरूरी है। 24,400 से 24,500 का जोन है वो। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,421 पर प्लेस्ड है और ऑप्शन जोन भी है। एक चीज मैं 3-4 दिन से कह रहा हूं कि अगर 24,400 के ऊपर निकल गया और 24,400 के ऊपर टिक गया तो फिर सीधा वन वे मूव आएगा 24,800 वाला। कल भी ये बात हुई थी, आज भी ये बात मैं कहूंगा। तो इसके लिए इस लेवल पर ध्यान रखें। सपोर्ट कहां मिलेगा? ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा गैप अप है, उसके बाद सपोर्ट 24,080 से 24,185 जो लास्ट 2 दिन का लो है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट 23,894 से 23,960 जो पैनिक लो था मंडे और ट्यूसडे का। पोजिशनली आप लॉन्ग रहिए इस मार्केट में और हर डिप पर ऐड करिए 23,894 के स्टॉप लॉस के साथ। अब इंट्राडे में क्या करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए इंट्राडे में 2 तरीके हैं आपके पास। ये देखिए कि मार्केट 24,421 को रिजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो 24,421 को रिजेक्ट करेगा तो इंट्राडे में भले ही आप फिर लॉन्ग ना करें, लेकिन अगर 24,421 को मार्केट रिजेक्ट करने को तैयार नहीं है तब आप चेस कर सकते हैं। या फिर बड़े गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, कूल ऑफ होने के बाद एक बेस बना ले। वो बेस कहां पर बनेगा? 24,300 पर बनेगा, 24,350 पर बनेगा, ये कहना थोड़ा टफ है। लेकिन जहां पर भी मार्केट एक बड़े गैप अप के बाद थोड़ा कूल ऑफ हो और उसके बाद एक बेस बनाए, वहां पर आप फिर लॉन्ग करें और इन दैट केस आपको डे लो स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो 2 तरीके हैं इस मार्केट में, या तो 24,421 के क्रॉस होने का वेट करें और उसके ऊपर टिकने का वेट करें, या फिर बड़े गैप अप के बाद थोड़ा सा नीचे आने दें और उसके बाद बेस बने, वहां पर आप पोजीशन बनाएं। इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में एक पॉसिबिलिटी आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए कि अगर मार्केट रिजेक्ट कर रहा है 20 डेमा को, तो प्योरली फ्रॉम स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू या डे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू एक कॉन्ट्रा शॉट जिसमें डे हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन उसके बाद मैं भी करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो बायस है वो लॉन्ग साइड पर है। ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी के लिए खास लेवल्स है, और वो क्रूशियल लेवल जो आपने वॉच करना है, जो अनुज मेंशन कर चुके हैं 2-3 दफा कल और आज, 24,421 जो 20 डीएमए है, उसके ऊपर निकलता है तो कॉन्फिडेंस मार्केट का बढ़ेगा जरूर। लेकिन इस बीच अनुज, निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक में देखिए कल एचडीएफसी बैंक का साथ था, एसबीआई कुछ तेजी में आता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन डे हाई से थोड़ा सा हल्के होकर हम टिके हैं। पॉजिटिव था निफ्टी बैंक, लेकिन क्या निफ्टी बैंक में वो कन्विक्शन लौटने लगा है या फिर अभी भी कंफ्यूजन है? देखिए कंफ्यूजन तो है हर्षदा, लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज मैं बताऊं आपको, आज वीकली चार्ट पूरा हो जाएगा बैंक निफ्टी में। और आई थिंक कल हम तीनों बात कर रहे थे, वीरू आप और मैं, कि अगर आप पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो बैंक निफ्टी ने जब भी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है, वहां से नॉर्मली 2000 पॉइंट की रैली दी है। और इवन डेली चार्ट पर भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी डिफेंड कर रहा है। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में अब नेगेटिव नहीं हो इस लेवल से, क्योंकि 53,000 समथिंग वाला इंडेक्स ऑलरेडी 50,000 पे तो आ चुका है, 6% के करीब करेक्शन दे चुका है ये आपको, और लगातार डिफेंड कर रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को।
तो अब नई मंदी 49,800 के नीचे ही आएगी। हाँ, रेजिस्टेंस कहां मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 10 डे पर आपको 50,722 पर है, 50,722, 50,750 के आसपास। अगर ये क्रॉस होने लगा तो मुझे लग रहा कि फिर आप वो बड़ी एवरेजेस की तरफ 51,500 की तरफ भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली इन सब में टाइम लगेगा, एक ही दिन में नहीं होगा ये सब कुछ। जैसा मैंने कहा कि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हैं हम। पिछले 6 महीने का ट्रेंड है कि जब भी आप 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस किए, नॉर्मली 2000 पॉइंट का बाउंस आया है बैंक निफ्टी में। क्या इस बार भी 2000 पॉइंट के बाउंस के लिए तैयार हैं हम? अगर आप उसको अप्रोच करना चाहते हैं, 49,800 आपका स्टॉप लॉस होगा इन दैट केस। जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसको हम रोज डिपेंड कर रहे हैं, वो एक स्टॉप लॉस होगा। मेरे ख्याल से इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी में फ्रेश मंदी नहीं बनती है। लेकिन हाँ, अगर 49,800 टूटना शुरू हुआ तो मार्केट का मैसेज होगा, उसको फिर हमको रिस्पेक्ट करना होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक पर व्यू। तो निफ्टी बैंक में आज आपने क्या रणनीति अपनानी है, किन लेवल्स को वॉच करना है, वो आपके सामने सटीक तौर से हमने रख दिए हैं। लेकिन